करोड़ों की भीड़, लंबे लंबे जाम, भगदड़ में मरते लोग और मजबूर प्रशासन। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इस सच को छिपाया गया जो नेहा बता रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। मैं पहुंच गया हूं तो मेरे कैमरे पे दर्ज हो गया है। सुबह 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे कोई आएगा तो यहाँ पे सब साफ रहेगा। हर तरफ नागा साधुओं के झुंड और उनके बीच में घुसे हुए कुछ बहरूपी हैं। ये 12 साल बाद लगने वाला कुंभ है या 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ, और कहीं ये हमारा आखिरी महाकुंभ तो नहीं। क्यों भारत में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में लगने वाले कुंभ अलग अलग हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कुंभ और उससे रिलेटेड सारी जानकारी शुरुआत से आज तक। इतनी भगदड़, हर बार कुंभ में लोग मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी आज 15 फरवरी तक कुंभ मेले में इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग भाग ले चुके हैं। ये नंबर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो इतनी पॉपुलैरिटी के पीछे रीजन क्या है आखिर? क्यों कुंभ मेले को सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन या आयोजन माना जाता है? तो हम जानेंगे आज के वीडियो में कुंभ मेले की हिस्ट्री के बारे में, इससे जुड़े 13 अखाड़ों के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ वहां के अक्षय वट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया से कभी नष्ट नहीं हो सकता, और अकबर के किले को भी देखेंगे। और हम जानेंगे दक्षिण भारत में लगने वाले कुंभ के बारे में, जिसे महामहिम पर्व कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुंभ मेले के इतिहास से। दरअसल भारत में नदियों में नहाने की परंपरा जो है वो हजारों सालों से रही है। हमारे यहाँ पे स्नान पर्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका पहला जो सबसे प्रमाण अगर देखा जाए, हालांकि उस पर बहुत डिबेट है, वो पहला प्रमाण हमें दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहेंजोदारो। इस मोहेंजोदारो में एक ग्रेट बाथ दिखाई देता है, एक हमें स्विमिंग पूल जैसी आकृति दिखाई देती है मोहेंजोदारो शहर के अंदर, जो लगभग 12 मीटर चौड़ी और 7 मीटर लंबी है। इसको भी बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो रिलीजियस किसी चीज से जुड़ा हुआ मानते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई पूजा पद्धति या फिर कुछ स्नान से या फिर नहान पर्व से रिलेटेड कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन जरूर होता होगा। लेकिन कुंभ मेले के प्रमाण के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है, कुंभ मेला हजारों साल पुराना है ही नहीं। तो हम पीछे चलते हैं कि कुंभ मेले को कितना पीछे तक ट्रेस किया जा सकता है। तो हम अगर देखें तो हिंदू धर्म में सबसे पुराने ग्रंथ जो है प्रमाणिक तौर पर वो माने जाते हैं वेद हमारे, और इन वेदों में ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में और हमारे अथर्ववेद में भी कुंभ का जिक्र आता है। हालांकि उसमें कुछ बातें हैं जो हमें आगे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक श्लोक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर 89 नंबर सूक्त है और 7वां मंत्र है। इस मंत्र में कुंभ शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे कोट करते हुए बहुत लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पे कुंभ का वर्णन आया है, बट असल में ये कुंभ मेले का वर्णन नहीं है। ये इंद्र के बारे में बताया गया है कि इंद्र को शत्रु नाशक बताया गया है। तो हमें सीधे तौर पर कुंभ मेले का जिक्र यहाँ नहीं मिलता। हालांकि हमें वेदों में प्रयाग में नहाने की बात जरूर मिलती है। प्रयाग में माघ महीने में नहाने को पवित्र बताया गया है। माघ महीना हिंदी का मंथ होता है, जो अगर हम ग्रिगोरियन या फिर इंग्लिश कैलेंडर में देखें तो जनवरी से फरवरी तक चलता है। तो इसे पवित्र जरूर बताया गया है। इसके अलावा अगर हम शुक्ल यजुर्वेद में देखें तो वहां पे भी हमें एक श्लोक दिखाई देता है। चैप्टर नंबर 19 है और मंत्र है 87। इसमें जो आपको कुंभ शब्द दिखाई दे रहा है, ये स्त्री और पुरुष कैसे होने चाहिए उसके बारे में है, ना कि कुंभ मेले के बारे में। इसके अलावा अथर्ववेद में हमें 3 श्लोक दिखाई देते हैं जहां कुंभ शब्द आया है। तो पहला श्लोक जो हमें अथर्ववेद में दिखाई देता है वो है कांड है 4, 34 नंबर का सूक्त है और मंत्र है 7वां। इस मंत्र में 4 पदार्थों के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि 4 पदार्थ, 4 आश्रम जो है हमारे, उनसे कंपेयर करते हुए कि कैसे इंसान अपना लाइफ जो है उसको आनंद में रह के गुजार सकता है। तो यहाँ पे भी कुंभ का कोई सीधा जिक्र नहीं है।
इसके अलावा एक और श्लोक है जो अथर्ववेद का ही है, श्लोक संख्या 8, सूक्त नंबर 6 और कांड है 16वां। इसमें भी जो कुंभ शब्द है ये रोग नाश के बारे में आया है, मतलब ये श्लोक में रोग नाश के बारे में बताया, ना कि कुंभ मेले के बारे में। एक और श्लोक है अथर्ववेद का ही जो है 1953 और 3। इस श्लोक में कुंभ मेले की बात ना होके यहाँ पे भी समय के बारे में बात की गई है। तो अगर हम वैदिक इतिहास को देखें तो हमें वेदों में साफ तौर पर कुंभ मेले का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन हमें प्रयाग में नहाने की बात जरूर मिलती है। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़े तो बौद्ध धर्म में हमें एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है मध्यम निकाय। इस मध्यम निकाय में लिखा हुआ है कि प्रयाग, अगर क्रूर लोग प्रयागराज में जाके स्नान भी करें तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि यहां पे भी प्रयाग में नहाने को पवित्र माना गया है। एक और जैन ग्रंथ है जिसमें जिक्र आता है कि जैनियों के 24 तीर्थंकर में से सबसे पहले तीर्थंकर जो कि थे स्वामी ऋषभदेव जी, इन ऋषभदेव जी ने संगम के किनारे एक वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहा जाता है, इस अक्षय वट के नीचे बैठ के अपने केशु लुंचन की प्रक्रिया करी थी। केशु लुंचन मतलब अपने केशों को नोच लेना, उखाड़ लेना। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि प्रयाग की जो जमीन है उसे पवित्र माना गया है और कहीं ना कहीं वहां पे नहाने को और पवित्र माना गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में से जुड़ी हुई एक और बात आती है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अगर प्रयागराज में आप स्नान करते हैं माघ महीने में तो वो तभी माना जाएगा जब आप मुंडन करके स्नान करें, तो वो सीधा जैन के ऋषभदेव जी वाले केशु लुंचन से जुड़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। हालांकि अभी भी हमें कुंभ मेले के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, स्नान पर्व हमें यहाँ पे भी दिखाई देता है। इसके अलावा कालिदास जी की एक किताब लिखी है रघुवंश, उसके अलावा हमारी महाभारत, हमारी रामचरितमानस, इनमें भी प्रयागराज में नहाने को पवित्र बताया गया है। तो ये सब तो हुआ प्रयाग में नहाने को लेकर। तो कुंभ को मेले के रूप में सबसे पहली बार कब देखा जा सकता है? तो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं 627 एडी के आसपास, ईस्वी के आसपास। महाराजा हर्षवर्धन जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रयाग में हर अर्धकुंभ में जाते थे, मतलब हर 6 साल बाद जाते थे और अपनी सारी संपत्ति लुटा के आ जाते थे। इसका क्या प्रमाण है? अभी तक मैंने जितने आपको प्रमाण दिए वो सारे भारतीय थे, लेकिन अब वाला प्रमाण थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाता है। कैसे? कि एक चाइनीज ट्रेवलर है ह्वेनसांग, उन्होंने एक किताब लिखी है CU की। ये किताब में उन्होंने बताया है कि मैं भारत आया था भ्रमण पे, ट्रेवल करने चाइना से, वो बुद्धिज्म को जानने आए थे, भारत के बारे में जानने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं महाराजा हर्षवर्धन के साथ में खुद गया हूं प्रयागराज, और इस जगह पे उन्होंने कहा कि महाराजा हर्षवर्धन जो है उनका शिविर संगम के उत्तरी तट की तरफ लगता था और उस जमीन को महादान भूमि कहा गया। इस तट पर महाराजा हर्षवर्धन सबसे पहले दिन गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा रखते थे और उस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद में वो पूरा दिन दान किया करते थे, और सबसे पहले दान बौद्ध भिक्षुओं को किया जाता था। अगले दिन दान से पहले सूर्य भगवान की प्रतिमा बिठाई जाती थी और उसके बाद में फिर से दान किया जाता पूरे दिन। तीसरे दिन भगवान शिव की प्रतिमा बिठाई जाती, फिर से दान की प्रक्रिया चलती, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक कि महाराजा हर्षवर्धन अपना पूरी संपत्ति को लुटा ना देते। और वहां पे कहा गया कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे आया करते थे। तो एक थोड़ा सा यहां से हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि शायद महाराजा हर्षवर्धन अर्ध कुंभ या मेन कुंभ के टाइम पे जाया करते होंगे, जब गैदरिंग बहुत ज्यादा होती होगी, लोग आते होंगे। धीरे धीरे वहां पे गैदरिंग है उसने एक तरह से मेले का रूप ले लिया, लेकिन कुंभ शब्द अभी भी नहीं मिलता है हमें। दरअसल कुंभ शब्द जो है वो हमें मिलता है 19th सेंचुरी में। 1868 में जो कुंभ लगा, उस कुंभ में अंग्रेजों ने जब उस कुंभ के बारे में रिपोर्ट अपनी लिखी, उस रिपोर्ट में उस गैदरिंग को कुंभ मेला रिपोर्ट के नाम से छापा गया, और उसके बाद से ये जितनी भी गैदरिंग हो रही थी हर 12 साल बाद में, इसे कुंभ मेले के नाम से जाना जाने लगा। तो अंग्रेजों वाली ये जो बात है कि अंग्रेजों ने कुंभ शब्द दिया, वो काफी हद तक हम मान सकते हैं कि 1868 में दरअसल जो रिपोर्ट आई, पेश हुई, उसका नाम कुंभ मेला रिपोर्ट था। इसलिए कुंभ मेले को आज जो गैदरिंग हो रही है प्रयागराज में माघ महीने में, इसे कुंभ मेले के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसके ट्रेसेस जो है वो हमें वैदिक पीरियड तक दिखाई देते हैं, मतलब कम से कम 3 से 4 हजार साल पुराने तो ट्रेसेस हमारे पास में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कुंभ मेला कब लगता है,
क्यों लगता है और कहां कहां लगता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंभ मेला क्यों लगता है। तो दरअसल एक कहानी आती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में समुद्र मंथन की। ये समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और दानवों के बीच में। तो समुद्र मंथन से एक अमृत का भरा हुआ कलश निकलता है, यानी मटका निकलता है, जिसे संस्कृत में कुंभ भी कहा जाता है। और शायद इसीलिए ये जो मेला है इसे कुंभ मेला भी कहा अंग्रेजों ने। तो उस अमृत के कलश के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई हो जाती है और इस झगड़े में उस कलश से 4 बूंदें भारत में 4 अलग अलग जगहों पे गिरती है। वो 4 जगहें कौन कौन सी थी? एक था उज्जैन, दूसरा हरिद्वार, तीसरा प्रयागराज और चौथा हमारा नासिक। इन 4 जगहों पर बाद में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। ये तो कहानी है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से। अब ये आयोजन होता कब है, इसे डिसाइड किया जाता है बृहस्पति यानी जुपिटर के अकॉर्डिंग। जुपिटर की किस राशि में कौन सी पोजीशन है उसके हिसाब से। तो 4 जगहों पर कब कब लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासिक मेले के बारे में। नासिक का मेला तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों के तीनों सिंह राशि में हो, तो नासिक में जो है कुंभ मेले का आयोजन होगा। अब कुंभ मेला प्रयाग में कब लगता है? मकर राशि में जब सूर्य हो और चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ में मेष राशि में हो, तो प्रयागराज में कुंभ लगेगा। और जब मेष में सूर्य हो और सिंह में बृहस्पति हो, तो उज्जैन में कुंभ लगेगा। और लास्ट हमारा हरिद्वार, जब कुंभ में बृहस्पति और मेष में सूर्य हो, तब यहाँ हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और हर जगह पे वापस आयोजन होने में 12 साल लग जाते हैं। वो कैसे होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब ये तो है धार्मिक एंगल कि इन 4 जगहों पे धार्मिक तरीके से हमने देखा कि भाई कुंभ मेला क्यों लगता है। लेकिन असल में हमारे बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत जो है 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा की गई। दरअसल शंकराचार्य जी ने जो धार्मिक अनुष्ठान या फिर नदियों में स्नान की परंपरा जो थी उससे कुंभ मेले से जोड़ दिया और इन 4 जगहों पे कुंभ मेले की बात कही, ताकि धर्म को एक सूत्र में बांधा जा सके पूरे भारत में। ये चारों जगह एक दूसरे से दूर दूर है और इससे धर्म को मजबूती भी मिली और धीरे धीरे एकता भी बढ़ी, क्योंकि 7वीं शताब्दी के बाद से भारत में बाहर से हमले बहुत ज्यादा होने लगे थे। तो उनसे मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए शंकराचार्य द्वारा कुंभ मेले के आयोजन के बारे में सोचा गया और वहीं पे बहुत सारे अखाड़ों का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका इतिहास हम आगे देखेंगे। अब कुंभ मेला जो है वो कितने प्रकार का होता है? जनरली हम लोग इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रयाग मेला, या फिर हम उसे कह सकते हैं माघ मेला। हर साल माघ के महीने में प्रयाग में मेला लगता है, जो कि हर साल लगता है, सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है, इसलिए इसे प्रयाग मेला या माघ मेला भी कह देते हैं। दूसरा मेला जो है वो है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ सिर्फ 2 जगह पे लगता है, एक है हमारा हरिद्वार और दूसरा है प्रयागराज। अर्धकुंभ लगता है 6 साल बाद में। जैसे मान लीजिए कि 2012 में कोई मेला लगा है प्रयागराज में, तो अगला अर्धकुंभ जो है 6 साल बाद हरिद्वार में लगेगा, फिर अगला अर्धकुंभ जो है वो प्रयागराज में लगेगा, इस तरीके से। फिर एक मेला होता है पूर्ण कुंभ मेला। ये हर 12 साल में लगता है एक जगह पे, लेकिन ये 4 जगहों पे लगता है 3-3 साल में। मैं थोड़ा इजी कर देता हूं इसको कि मान लीजिए 2010 में किसी जगह मेला लगा, सपोज हरिद्वार में लगा, तो 3 साल बाद में किसी दूसरी जगह पे, जो भी राशि के अकॉर्डिंग आएगा, हरिद्वार से मान लीजिए उज्जैन में लग गया 2013 में, फिर 3 साल होंगे 2016 आएगा और उज्जैन से मेला शिफ्ट हो जाएगा मान लीजिए नासिक में, फिर 16 से 19 आया और मेला शिफ्ट हो गया प्रयागराज में। तो एक जगह से वापस प्रयागराज आने में तो 12 साल लग जाएंगे। तो कुंभ मेला एक जगह पे तो लगता है ठीक 12 साल बाद में, लेकिन कुंभ मेले का आयोजन हर 3 साल बाद में होता है। अब एक मेला जो इस बार बहुत फेमस हुआ है वो है महाकुंभ। अब ये महाकुंभ क्या है? महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि महाकुंभ एक स्पेसिफिक एक घटना है जब एक कुंभ मेला अपने 144 साल पूरे कर लेता है, मतलब 12 कुंभ मेले लगातार वहां लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 144वां साल जो होता है उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत ज्यादा पुरानी नहीं है। अंग्रेजों ने जब 1868 में पहली बार कुंभ मेला कहा, तब से हमने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। तो 1868 से लेके 2012 तक 144 साल होते हैं। तो 2013 वाला भी महाकुंभ था और फिर हम आगे बढ़े, उधर से भी 12 साल बढ़ो और इधर भी 12 साल 2025 में आ गए, तो इस बार वाला भी महाकुंभ हो गया। अब अगली बार 12 साल बाद जो आएगा वो भी महाकुंभ होगा।
क्योंकि अब 144 साल जो है महाकुंभ अपने हर बार 12 साल कंप्लीट करते रहेगा और ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ आखिरी महाकुंभ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके 12 साल बाद में फिर से 144 साल वाला महाकुंभ लगेगा। तो ये तो हुआ जनरली उत्तर भारत के महाकुंभ के मेलों के बारे में। एक खास मेला है जो दक्षिण भारत में लगता है, वो भी ठीक 12 साल बाद में, और वो मेला लगता है तमिलनाडु के अंदर। एक जगह है कुंभकोणम, जगह का नाम है कुंभकोणम। वहां ठीक 12 साल बाद में एक महामहिम पर्व होता है। अब वो मेला कब लगता है? दरअसल जब बृहस्पति जो है सिंह राशि में होता है तो कहा जाता है कि कुंभकोणम के अंदर महामहिम पर्व होता है, 12 साल बाद आता है। इसका एक और नेचुरली एविडेंसेस भी देखा जाता है कि वहां की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे एक नील कुरुंजनी पौधा है, एक फूल खिलता है उससे, जिसे नील कुरुंजनी कहा गया। इस नील कुरुंजनी के पौधे से फूल 12 साल बाद ही खिलता है। तो पहले के जमाने में तो कहा जाता था कि जब उस पौधे से ठीक 12 साल बाद में फूल खिलता तो लोग महामहिम पर्व जो है वो सेलिब्रेट करते थे, और उसकी बृहस्पति में राशि से जो स्थिति है वो लगभग सेम होती थी। लेकिन आजकल जलवायु परिवर्तन से जो वो फूल है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए अब ग्रहों के अकॉर्डिंग जो है कुंभकोणम के अंदर महामहिम पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं। एक अपार नयनार संत हुए हैं 7वीं शताब्दी में, वो अपनी किताब में लिख के गए हैं कि भाई कुंभकोणम के महामहिम पर्व में स्नान करना जो है वो पवित्र होता है और ये ठीक 12 साल बाद लगता है। एक और संत हुए हैं पेरिया, ये पेरिया भी अपनी किताब में लिख के गए हैं कि यहाँ जो कुंड है एक, दरअसल वहां नदी नहीं है, कुंड है कुंभकोणम के अंदर। कहते हैं कि उस कुंड में 9 नदियों का, भारत की 9 पवित्र नदियों का पानी आ जाता है, तो इसमें नहाना पवित्र है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में भविष्य पुराण में भी जो लिखा गया था उसमें भी कुंभकोणम के बारे में कहा गया है कि कुंभकोणम में स्नान करना पवित्र माना गया है। अब इसके पीछे एक बड़ा जो कारण हमें समझ में आता है, या इतिहासकारों को जो समझ में आता है, वो ये रहा होगा कि उत्तर भारत में जो कुंभ लग रहे हैं वो दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण से आने वाले लोगों से या बिल्कुल कन्याकुमारी तमिलनाडु वाले लोगों से आने के लिए बड़ा मुश्किल रहता होगा। भाई 1500 किलोमीटर वॉक करके जाना और 1500 किलोमीटर वॉक करके वापस आना कितना मुश्किल रहेगा, और कुंभ हर 3 साल में लग रहा। या महाकुंभ में भी अगर वो आना चाहें, या बड़े कुंभ में प्रयागराज या उज्जैन में आना, हरिद्वार में आना चाहें, तो उनके लिए 1500 प्लस 1500 3000 किलोमीटर ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो भारतीय संतों ने, खास करके जो शिव के उपासक है, नयनार जो है, कुंभ मेला भी जो है वो शैव पद्धति से ही जुड़ा हुआ है। तो वो जो नयनार संत हैं उन्होंने धर्म को एक सूत्र में पिरोया जा सके, इसके लिए कुंभकोणम में भी महामहिम पर्व की शुरुआत करी और उसे जोड़ा गया कुंभ मेले के साथ में। अब हम आगे जानेंगे कुंभ मेले में आने वाले जो 13 अखाड़े हैं उनके इतिहास के बारे में। जब भी कुंभ मेले का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले छवि बनती है नागाओं की, साधुओं की बहुत बड़ी फौज जो अपने साथ में हथियार लेके चलते हैं, और वहां के अखाड़ों की। तो इन अखाड़ों की शुरुआत कैसे हुई इसे हम चलिए जानते हैं। तो दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी, और उनके शुरुआत में कुछ 10 शिष्य थे। उन 10 शिष्यों ने कुछ अखाड़ों की शुरुआत करी, और इसीलिए नागाओं को दशनामी भी कहा जाता है, क्योंकि 10 शिष्यों से इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत में आज की तरह 13 अखाड़े नहीं थे, शैव परंपरा के सिर्फ 7 अखाड़े ही थे। अखाड़ा बनाने के पीछे रीजन साफ था कि धर्म योद्धा, धार्मिक योद्धा तैयार किए जा सके जो धर्म के लिए लड़े, जो मंदिरों को बचाएं, क्योंकि बाहर से जो आक्रमणकारी आते थे उनका पहला और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो मंदिर हुआ करते थे। तो मंदिरों को लूट से बचाया जा सके और मंदिर तक आक्रमणकारियों को आने से रोका जा सके, उनसे लड़ने के लिए धार्मिक योद्धा चाहिए थे, और इसीलिए शुरुआत हुई नागाओं की। तो आप अगर इतिहास को देखेंगे तो शुरुआत में नागा साधु सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकते थे, लेकिन बाद में अदर्स के लिए भी एंट्री स्टार्ट हो गई। तो आज के टाइम पे 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों के अंदर से 7 अखाड़े शैव परंपरा के हैं। शैव परंपरा यानी वो लोग जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इनमें सबसे पुराना जो है वो जूना अखाड़ा है। तो 7 अखाड़े हमारे शैव परंपरा के, 3 अखाड़े हमारे वैरागी परंपरा के हैं, यानी वैष्णव परंपरा के, विष्णु जी को जो अपना आराध्य मानते हैं। 10 और बाकी के बचे हुए जो 3 हैं वो हैं उदासीन अखाड़े। उदासीन मतलब जो डायरेक्टली ना शिव विष्णु में मान रहे हैं, वो पंच तत्वों में बिलीफ रखते हैं, वो शिव को भी मानते हैं
विष्णु को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन उनका ज्यादा बिलीफ या ज्यादा झुकाव जो है वो प्रकृति की तरफ है। इन्हीं 3 उदासीन अखाड़ों के अंदर से एक अखाड़ा है निर्मल अखाड़ा। निर्मल अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा है जो सिख पंथ के अकॉर्डिंग चलता है, और इस बात को लेके बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है और कुछ लोगों को खुशी भी होती है कि कैसे भारतीय परंपरा में अलग अलग पंथ जो हैं वो वापस से एक साथ आ जाते हैं। खास करके खालिस्तानी जो है इसका अपोज करते हैं कि जो निर्मल अखाड़ा है वो कुंभ में क्यों जाता है, बट वो हमेशा से कुंभ में शामिल होते रहे हैं और एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं निर्मल अखाड़ा भी हमारे अखाड़ों की आर्मी का। तो नागा साधुओं के जो ये अखाड़े हैं आज 13 हैं। हालांकि एक 14वां अखाड़े के बारे में भी जिक्र किया जाता है, किन्नर अखाड़ा, लेकिन उसे हम 14वां अखाड़ा नहीं मान सकते। दरअसल जो किन्नर अखाड़ा है वो जूना अखाड़े का ही एक पार्ट है, और अभी हाल ही में किन्नर अखाड़ा बहुत चर्चा में है ममता कुलकर्णी को लेके। अब ये जो 13 अखाड़े हैं इनकी शुरुआत होने का रीजन हमें पता चल चुका है, लेकिन क्या ये अखाड़ों का कोई रोल भी रहा है भारतीय इतिहास में? क्या इन्होंने सच में लड़ाइयां लड़ी है? क्योंकि नागाओं के बारे में कहा जाता है कि वो शास्त्र तो जानते ही जानते हैं, उसके साथ में वो शस्त्र भी जानते हैं। इसलिए आपने उनके हाथ में तलवार, भाले, परसे ये सब देखे होंगे। ये बहुत कॉमन है नागाओं के साथ में, क्योंकि उनको शस्त्र रखना जरूरी होता है। तो नागा साधु बनने के लिए प्रोसेस क्या है? सबसे पहला तो जनरली क्या है कि एक बच्चा या कोई युवा अगर नागा साधु बनना चाहता है तो वो सबसे पहले एक गुरु की शरण में जाता है, एक गुरु को खोजता है। तो जब वो पहली बार घर छोड़ के गुरु तक पहुंचता है तो उसे कहा जाता है कि भाई आप महापुरुष हो गए हो, अभी आप नॉर्मल पुरुष नहीं रहे हो, अभी महापुरुष हो गए हो। और जब वो लगातार गुरु की कई सालों तक सेवा करता है, उनका विश्वास जीतता है, तो गुरु उन्हें अवधूत बनाता है। ये पदवी है एक तरह से। अब महापुरुष से अवधूत बना दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वापस से परिवार को ज्वाइन करना चाहता है, क्या समाज में जाना चाहता है। अगर आंसर आता है नहीं तो उसे अवधूत की पदवी दे दी जाती है, और अवधूत की पदवी से आगे चल के वेट किया जाता है अगले कुंभ का। और जब अगला कुंभ आएगा तो कुंभ मेले में शाही स्नान करवाया जाएगा, 108 बार गंगा में डुबकियां लगवाई जाएगी और 24 घंटे का उपवास आपको झेलना पड़ेगा। चारों तरफ कंडे जो हैं वो जला दिए जाते हैं और एक नागा साधु 24 घंटे उसी में खड़ा रहता है, और फाइनली बाद में गुरु उनको दीक्षित करता है और वो नागा साधु बन जाते हैं। तो जनरली 3 स्टेज है। पहली है महापुरुष जिसमें वो घर लौट सकता है, फिर है अवधूत, अवधूत बनने के बाद घर लौटने की गुंजाइश खत्म, और अगला होता है नागा। तो फाइनली नागा बनने में कम से कम 12 साल तो लगते ही हैं, क्योंकि पूर्ण कुंभ जो है जब शाही स्नान होगा वो लगभग 12 साल ले लेता है एक से दूसरी जगह कुंभ को लगने में। तो 12, 13, 16 साल की प्रोसेस है नागा बनने के लिए। अब नागा साधु बनने के बाद में क्या इन्होंने इतिहास में कुछ लड़ाइयां लड़ी है या आपस में भी कुछ लड़े हैं? तो दरअसल इतिहास में अगर हम देखें तो 1260 के आसपास हरिद्वार में ना एक कनखल मठ है। इस कनखल मठ पर कहा जाता है कि गुलाम वंश का कोई अटैक हुआ था और उसमें नागाओं की एक बहुत बड़ी फौज जो है हरिद्वार के आसपास लड़ी थी गुलाम वंश के आक्रमणकारियों से, और उन्होंने उनको उसमें काफी संख्या में लगभग 22,000 नागा उसमें लड़े थे, और जिनमें से 15,000 नागाओं की डेथ भी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक 1751 में अहमद खां बंगस नाम का एक बंदा कुंभ मेले में, इलाहाबाद का जो किला था बेसिकली, उसे जीत लेता है, और उस टाइम पे कुंभ मेला लगा हुआ था, तो कुंभ मेले में लूटपाट करता है। और यहाँ पे भी कहा जाता है कि नागा साधु अपने हथियार उठाते हैं और अहमद खां बंगस जो है उसकी सेना को भगा देते हैं मार के, और तो और कहा जाता है कि उनके घोड़े तक छीन लिए गए। तो कुछ नागाओं के पास में वहां से घोड़ों की शुरुआत तक हो गई। हालांकि इसमें ज्यादा तथ्य नहीं दिखाई देते, क्योंकि नागा साधु जो है शस्त्र रखते थे राजाओं के समय में, तो उनके पास में घोड़े, हाथी वगैरह रहा करते थे। इसके अलावा 1757 में मथुरा में अहमद शाह अब्दाली हमला करता है। इस मथुरा वाले हमले में भी मथुरा के मंदिर को बचाने के लिए नागा साधु बड़ी संख्या में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। इसके अलावा 1858 में रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारे नागा साधु संत गंगादास की लीडरशिप में मारे जाते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे के लिए ये युद्ध होता है नागाओं की तरफ से बेसिकली। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे युद्ध नागाओं ने लड़े हैं। जयपुर रियासत में तो नागाओं की एक पूरी की पूरी आर्मी होती थी अलग से डेडिकेटेड, जो फुल्ली काम करती थी। जब भी स्टेट पे अटैक होता या मंदिर या धार्मिक कार्यों में जब भी बाधाएं आती, बाहर से अटैक होता, तो नागा साधुओं की फौज जो है वो जाके लड़ा करती थी। अब ये जो नागा साधु हैं
एक तरफ इनका लड़ाई का काम भी था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद में जब आपसी या धर्म के नाम पे लड़ाइयां बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं ये जो अखाड़े हैं ये आपस में लड़ना शुरू हो गए। तो 1760 में हरिद्वार में कुंभ लग रहा था। तो जो शाही स्नान होता है उसमें, मतलब शाही स्नान का मतलब होता है जब कुंभ मेला लगता है तो वहां पे जो एक शुभ मुहूर्त में सबसे पहले डुबकी कौन लगाएगा, स्नान कौन लगाएगा, कौन करेगा, तो इसको लेके लड़ाई हो गई। शाही स्नान कहा जाता है उसे। और कहा जाता है कि जो नागा साधु थे उन्होंने खूब सारे वैरागियों को मार दिया, क्योंकि वैरागी लड़ने वाले नहीं है, वो सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं। नागा जो है या फिर शैव परंपरा वाले जो 7 अखाड़े हैं उनको आप एक तरह से मान सकते हो कि वो नागा परंपरा से आते हैं या शस्त्र को भी सीखते हैं शास्त्र के साथ में। तो हरिद्वार में जब 1760 में नागा साधुओं ने बड़ी संख्या में वैरागियों को मार दिया, ऐसा 1789 के कुंभ में भी हुआ। इसके बाद से अंग्रेजों ने जो है एक चर्चा करी, सारे अखाड़ों को साथ बुलाया और उनके नहाने के क्रम फिक्स कर दिए गए, और तभी से पहली बार अधिकार दिया गया नागाओं को। क्योंकि ज्यादातर क्या सब लोगों का मानना है कि ये जो अखाड़ों की शुरुआत या फिर धर्म के लिए त्याग में नागाओं के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। तो तब से लेके आज तक कुंभ मेले में शाही स्नान में नागाओं को अखाड़ों के क्रम में जो है और बाकी के अखाड़ों को भी क्रम से स्नान करने का परमिशन जो है वो अंग्रेजों के टाइम से दी गई 1790 के आसपास से। इस गंगा यमुना के संगम के किनारे एक वट वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम है अक्षय वट। कुंभ मेले में जाने वाले हर एक श्रद्धालु के लिए वट वृक्ष के दर्शन करना पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो पेड़ है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसके प्रमाण हमारे रामायण और कई सारे ग्रंथों में मिलते हैं कि ये पेड़ बहुत पुराना है, और जिस दिन ये पेड़ खत्म होगा कहते हैं कि उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। तो इस पेड़ के बारे में जानने से पहले हमें वट वृक्ष के साथ साथ में अकबर के किले को भी जानना पड़ेगा। तो अकबर के समय में जब प्रयागराज में किला बनाना चाह रहा था अकबर, तो कहा जाता है कि किले की नींव नहीं थम रही थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अगर कोई ब्राह्मण अपनी मर्जी से बलि दे दे अपनी, या अपनी बलि के लिए तैयार हो जाए, तो ये जो किला है वो आराम से बनाया जा सकता है। कहते हैं उसके बाद में एक ब्राह्मण जो है वो तैयार हुआ कि ठीक है साहब, मैं अपनी बलि के लिए रेडी हूं। लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो परदेसी ब्राह्मण था, मतलब वो प्रयागराज का लोकल ब्राह्मण नहीं था। प्रयागराज में 13 वर्ग हैं ब्राह्मणों के, 13 में से 12 तो प्रयागवाल ब्राह्मण है, मतलब वो ब्राह्मण जो प्रयाग में ही रहते थे। एक कैटेगरी उसकी है जो बाहर से आए हुए थे। तो वो जो बाहर से परदेसी ब्राह्मण था वो बलि के लिए तैयार हुआ, और कहा जाता है कि अकबर बाद में रेडी हो गया उसकी बलि के लिए, और अकबर ने प्रॉमिस किया कि अब से त्रिवेणी संगम पे जितना भी दान पुण्य होगा उसका हक जो है वो सिर्फ परदेसी ब्राह्मणों के पास होगा। 12 प्रयागवाल जो ब्राह्मण है उनसे उनका हक एक तरह से छीन लिया गया। हालांकि बाद में आगे चल के जो है इनमें दोनों में, प्रयागवाल ब्राह्मण और परदेसी ब्राह्मणों में समझौता हो गया, और फिलहाल अगर हम संगम पे जाएंगे तो इस संगम पे दान पुण्य या जो पूजा पद्धति का काम है वो इन्हीं 13 कैटेगरीज के हाथ में है। अब जो अकबर का किला बनाया गया तो उसकी जो बाउंड्री थी उसमें इस अक्षय वट को भी कवर कर लिया गया। इस अक्षय वट के बारे में ह्वेनसांग अपनी किताब में लिखता है कि मैं जब संगम किनारे गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग उस अक्षय वट से कूद के आत्महत्या कर लेते हैं और जान दे देते हैं। इसे ह्वेनसांग ने अंधविश्वास कहा कि गलत सुझावों में पड़ के कुछ लोग यहाँ से आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा हमारे ग्रंथों को खंगालते हैं तो पता चलता है, अग्नि पुराण में कहा गया कि अगर इस पेड़ से कोई कूदता है तो वो विष्णु लोक जाएगा और उस पर आत्महत्या का पाप भी नहीं चढ़ेगा। तो शायद इसके प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने वहां पे आत्महत्या करना शुरू कर दिया। बाद में अकबर ने जब किला बनाया तो उस अक्षय वट को अपने किले के अंडर में ले लिया, और तब से किले पे दर्शनों पे रोक लगा दी गई। एक और इतिहासकार है, ये बात अल बरूनी भी कहता है कि इस पेड़ से लोग आत्महत्या करते हैं। एक और इतिहासकार है शम्स कादरी, हकीम शम्स कादरी। ये जहांगीर के समय में हुआ, और ये कहता है कि इस पेड़ को जहांगीर ने कटवा दिया। हमारा इतिहासकार नहीं है, जहांगीर का ही इतिहासकार है जो कहता है कि जहांगीर ने इस पेड़ को कटवा दिया था और मोटी मोटी लोहे की चादरों से इसे ढकवा दिया। लेकिन ये पेड़ फिर उगाया, जिसके बाद जहांगीर ने कहा कि ये धर्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो ये सारा अक्षय वट के बारे में रहा। और उसके बाद में जब अंग्रेजों का रूल आ गया और भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद 2019 से
फिर से अक्षय वट जो है वो लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। तो ये सारा कुछ हमने जाना कुंभ मेले से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं रिसेंट में जो कुंभ हो रहा है उस पे, उसके मिसमैनेजमेंट पे। हाल ही में बहुत सारी भगदड़ की घटनाएं हमने देखी कुछ 3 जगहों पे, जिनमें बहुत सारे लोगों को जो है जान गंवानी पड़ी। इतना बड़ा बजट होने के बाद भी प्रशासन और सरकार बार बार नाकाम रहती है, जबकि कुंभ की डेट्स तक फिक्स होती है पहले से। हर साल सरकार के पास में अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अगर हम 2019 के प्रयाग में ही रहे कुंभ की बात करें, अब 2019 से 2025 तक 6 ही साल होता है। अब आप कहेंगे 12 साल बाद में कुंभ होता है, तो हमने अर्ध कुंभ की भी बात की है पीछे। अर्ध कुंभ 6 साल में लग जाता है। तो प्रयागराज में जो 2019 में कुंभ लगा था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और उन 45 दिनों में सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू उठाया था। और इस बार उम्मीद है कि 50 करोड़ प्लस से लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये डेटा जो है 55 करोड़ 60 करोड़ तक जाएगा और कम से कम सरकार के पास में 2 से 4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। तो इतना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होने के बाद भी सरकार और प्रशासन क्यों इसको मैनेज नहीं कर पाती है? क्या ये सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही नाकामी है, या फिर कहीं ना कहीं हम जैसे आम जो लोग हैं उनमें भी लैक ऑफ सिविक सेंस हमें दिखाई देता है? रिसेंट में हुए मिसमैनेजमेंट और भगदड़ पर आपके क्या व्यूज है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से साझा करें। धन्यवाद।